अंबरपुर नाम के गांव में सत्तू नाम का एक गरीब किसान अपनी बूढ़ी और बीमार माँ के साथ रहता था। एक छोटी सी जमीन पर खेती करके वह अपना और अपनी बीमार माँ का गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाता था। माँ, अरे ओ माँ, जल्दी से टिफिन दे दो, खेत जाने में देरी हो रही है। अरे हाँ बेटा, ला रही हो टिफिन। बूढ़ी हो गई हूँ, अब काम नहीं हो पाता मुझसे। तुझे तो शादी करने की परवाह ही नहीं है। कितनी बार कह चुकी हूँ कि शादी कर ले, बहू आएगी तो घर में सुख शांति आएगी और मेरे भी कामों में मदद हो जाएगी, पर तुझे तो कुछ सुनना ही नहीं है। अरे माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? जब भाग्य में होगा तो हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। लाओ लाओ, मेरा टिफिन दे दो, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर सत्तू अपनी माँ से टिफिन लेता है और खेत की ओर निकल जाता है। ना जाने तू हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है। माँ की उम्र हो रही है और वो बहुत बीमार रहती है और इसी हालत में घर का काम भी करती है। अब मैं इतनी सी जमीन के साथ इस गरीबी में करूँ तो क्या करूँ? हे भगवान, मदद कर, भगवान मदद कर। सत्तू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसका दोस्त नत्थू सामने से आ रहा होता है। वह रुककर सत्तू को देखकर पूछता है, अरे सत्तू, कहाँ जा रहे हो भाई? अरे भाई, अब सुबह सुबह टिफिन लेकर खेत पर ही जाऊंगा ना। ये कैसा सवाल पूछ रहे हो? अरे भाई, क्या हुआ? थोड़ा परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? अरे नथु, अब क्या बताऊं? माँ चाहती है कि मैं शादी कर लूं और मेरा घर बस जाए, लेकिन अब तू ही बता ना, इस गरीबी के हालात में जहाँ मेरे पास अपनी माँ और खुद तक को पालने के लिए पैसे नहीं हैं, वहाँ मैं किसी और को कैसे संभालूंगा? और ऐसी हालत में मुझसे शादी भी कौन करेगा? यार सत्तू, तो बात तो ठीक कह रहा है, पर तेरी माँ भी तो तुझे खुश देखना चाहती है ना। अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। हाँ, चल ठीक है भाई, अब मुझे खेत का काम निपटाना है, देर हो रही है। इतना कहकर सत्तू अपने खेत की ओर चल पड़ता है और नत्थू भी वहाँ से चला जाता है। रास्ते में नत्थू सोचता है, रास्ते में सत्तू का घर आता है, चलो जाते जाते सत्तू की माँ से मिल चलता हूँ, शायद उनको अच्छा लगे। नत्थू घर की ओर जाते हुए खिड़की के पास जाकर सुनता है, सत्तू के पापा, आपके जाने के बाद मानो सारी खुशियां ही चली गई है। अब सत्तू भी बस परेशान ही रहता है। न जाने आप क्यों चले गए हमें अकेला छोड़कर। ये सब सुनकर नत्थू उदास होकर वहाँ से चला जाता है। उधर सत्तू को खेत में काम करते करते शाम हो जाती है। चलो, अब घर चलता हूँ, आज के लिए इतना काफी है। घर पर माँ अकेली होंगी, पता नहीं ठीक भी होंगी या नहीं। इतना कहकर सत्तू अपने घर की तरफ चल पड़ता है। वह घर की ओर ही जा रहा होता है कि रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई देता है जो अकेले निराश एक जगह बैठा हुआ था। सत्तू उस आदमी के पास जाकर पूछता है, अरे क्या हुआ भाई, कौन हो तुम और यहाँ ऐसे निराश क्यों बैठे हो? क्या बात है, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। मेरा नाम गोपी है भाई, मैं पास के ही गांव सुंदरगढ़ का रहने वाला हूँ। कुछ काम से शहर गया हुआ था, लेकिन आते हुए मेरे पैसे चोरी हो गए और अब मेरे पास घर जाने जितना खाना भी नहीं है, ना ही इतने पैसे जिसमें मैं कुछ राशन खरीद सकूं। और मेरा गांव अभी भी यहाँ से काफी दूर है। अरे गोपी भाई, तुम चिंता मत करो, क्यों ना आज की रात तुम मेरे यहाँ पर रुक जाओ। कल सुबह थोड़ा राशन लेकर तुम यहाँ से अपने गांव के लिए निकल जाना। क्या सच? क्या मैं तुम्हारे यहाँ रुक सकता हूँ? अरे भाई, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? परेशानी में एक दूसरे की मदद तो करना हमारा फर्ज बनता है ना।
इतना कहकर दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए घर की तरफ निकल जाते हैं। माँ, माँ, देखो मेहमान आया है। तुम रुको, मैं माँ को लेकर आता हूँ। अरे क्या हुआ बेटा, इतना क्यों चिल्ला रहा है? कौन आया है? सत्तू गोपी को पानी देता है और माँ को जो भी हुआ सब बता देता है। अरे बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो गोपी को यहाँ ले आए, वरना इतनी रात में वो कहाँ जाता। चलो अब तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। इसके बाद हाथ मुंह धोकर सत्तू और गोपी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। अरे माँ, तुम खाना नहीं खाओगी क्या? अरे बेटा, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने पहले ही खा लिया। इसके बाद सत्तू और गोपी दोनों खाना खा लेते हैं। चलो भाई, बिस्तर लगा दिया है तुम्हारा, सो जाते हैं। तुम भी तो यात्रा करके थक गए होगे ना। अगली सुबह सत्तू घर के आंगन में कुछ लकड़ियां काट रहा था। तभी वहाँ गोपी आता है और सत्तू से पूछता है। अरे सत्तू भाई, जब से मैं आया हूँ तब से तुम परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या बात है भाई? सत्तू धीमी आवाज में बोलता है। गोपी भाई, अब क्या ही बताऊं मैं। माँ की उम्र हो रही है और वो अब ज्यादातर बीमार रहने लगी हैं। उन्हें मेरी बहुत चिंता होती है। वो चाहती हैं कि मैं शादी कर लूं, लेकिन इस गरीबी की हालत में मैं शादी कैसे कर लूं? मैं माँ को ठीक से संभाल नहीं पा रहा, तो अपनी पत्नी को कैसे संभालूंगा बताओ। बस यही चिंता मुझे अंदर से ना खाई जा रही है। सत्तू भाई, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो यार। भगवान ने तुम्हारे लिए जरूर कुछ अच्छा सोचा होगा। चलो अब तो मुझे चलना चाहिए, वरना पहुंचने में देर हो जाएगी। आपने जो मेरी मदद की है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। भगवान करे आपकी सारी परेशानियां जल्द ही खत्म हो जाए। इतना कहकर गोपी अपने गांव के लिए निकल जाता है और सत्तू घर के अंदर जाकर बैठ जाता है। तभी सत्तू देखता है कि चारपाई पर कुछ सामान रखा हुआ है। थोड़ी देर बाद सत्तू अपनी माँ के पास आता है और कहता है। माँ, मेरे मन में ख्याल आया है, अगर तुम कहो तो बताऊं। अरे अब हर छोटी छोटी बात पूछेगा क्या? बोल बेटा, जो बोलना है बोल। माँ, मुझे लगता है मुझे खेती एक नए तरीके से करनी चाहिए। बाजार में आम फसलों की कीमत बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है हमें औषधियों की खेती करनी चाहिए। शहर में भी इसकी खूब मांग है। शायद इससे हमारी किस्मत बदल जाए। तुझे जो करना है कर बेटा, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ। लेकिन माँ, मेरे पास नए और महंगे बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अरे तो क्या हुआ? मेरे कंगन कब काम आएंगे? और वैसे भी उन्हें मैंने ऐसे समय के लिए ही तो संभाल के रखा था ना, और मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तुम चिंता मत करो माँ, अब हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। मैंने सोच लिया है, मैं आज ही सुनार जी के पास जाकर पैसे लेकर बीजों की दुकान से बीज ले लेता हूँ। सत्तू कंगन लेकर सुनार के पास जाता है। अरे सुनार जी, ये लीजिए और इन गहनों के बदले में मुझे पैसे दे दीजिए। सुनार सत्तू को पैसे दे देता है और पैसे लेकर सत्तू बीजों की दुकान पर बीज खरीदने चला जाता है। अरे ओ राम भाई, जरा मुझे वो औषधि के पौधों के बीज निकाल देना भाई। अरे सत्तू, तू तेरा कैसे आना हुआ रे, वो भी मेरी दुकान पर? तू भूल गया क्या कि यहाँ सिर्फ महंगे और अच्छे बीज ही मिलते हैं? अरे हाँ भाई, मुझे पता है कि तुम्हारे यहाँ महंगे और अच्छे बीज मिलते हैं और इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। चलो अब मुझे वो औषधियों के बीज निकाल कर दो। राम हल्का सा मुस्कुराकर सत्तू को बीज दे देता है और सत्तू राम को बीजों के पैसे दे देता है। अरे वाह भाई,
आज तो पूरे पैसे लेकर आए हो। लगता है पूरी तैयारी कर ली है औषधि उगाने की। सत्तू मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। वह बीज लेकर घर आता है और अपनी माँ को दिखाता है। माँ देखो, बीज मिल गए माँ। अब हमारी जिंदगी में खुशियां होंगी। माँ, अगर मेरी मेहनत रंग लाए तो हम वो सब कर पाएंगे जो हमने सोचा है। मैं तो बस तुझे हमेशा से ही ऐसे खुश देखना चाहती हूँ बेटा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तेरी मेहनत रंग जरूर लाएगी। ये सब एक व्यक्ति खिड़की से सुन रहा होता है। अगले दिन सत्तू टिफिन लेकर घर से निकलता ही है कि अचानक नत्थू वहाँ आ जाता है। अरे क्या बात है भाई, आज तो चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही है। बड़े खुश लग रहे हो। कहीं रिश्ता तय हो गया क्या भाई? अरे नहीं भाई, आज से मैं अपने खेत पर औषधि के पौधे लगाऊंगा भाई। मैं इस पर खूब मेहनत करने वाला हूँ। क्या? ये क्या बोल रहे हो भाई? तुम्हें पता है ना कि औषधियाँ गांव में कोई नहीं उगाता। सुना है उनके लिए कोई असाधारण सी मिट्टी और खाद लगती है। अरे हाँ भाई, मुझे सब पता है और मैं पहले ही ये सब तय कर चुका हूँ। तो तुम वो मिट्टी और खाद कहाँ से लाओगे? पहले ही तुमने बीज खरीद कर बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए होंगे। अब खाद और मिट्टी के लिए कहाँ से पैसे लाओगे? चिंता मत करो भाई, जहाँ चाह है वहाँ रहा है। नत्थू को सत्तू की बातें समझ नहीं आती है और वह वहाँ से चला जाता है। इधर सत्तू अपने कामों में लग जाता है। वह रोज सुबह उठता है, टिफिन लेता है और खेत की ओर निकल जाता। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। माँ, माँ, मैं बहुत खुश हूँ माँ। पौधे बहुत अच्छे हो गए हैं। अब बस कटाई करना बाकी है। मुझे आशीर्वाद दो माँ। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है मेरे बेटे। इतना कहकर सत्तू खेत की ओर निकल जाता है। वह सब नत्थू खिड़की से खड़े खड़े देख रहा और सुन रहा होता है। खेत पर पहुंचते ही सत्तू जल्दी से पौधों की कटाई शुरू कर देता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। अब हमारे भी दिन बदल जाएंगे। माँ का भी इलाज हो जाएगा और मैं माँ के लिए एक प्यारी सी बहू भी ढूंढ सकूंगा। सत्तू पौधे काट ही रहा होता है कि तभी उसे लगता है कि झाड़ियों में छुपकर कोई उस पर नजर रख रहा है। सत्तू मन ही मन सोचता है, ये कौन है जो काफी दिनों से मेरे पर नजर रख रहा है? इतने दिनों से तो मैं इसे नजरअंदाज कर रहा हूं, लेकिन आज तो पता लगाना ही पड़ेगा कि ये कौन है। इतना कहकर सत्तू झाड़ियों की ओर चुपके से बढ़ता है और छलांग लगा देता है। तभी झाड़ियों में से आवाज आती है। अरे सत्तू, मैं हूँ भाई। सत्तू छोड़ भाई, छोड़ मुझे। अरे भाई नत्थू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इतने दिनों से तुम ही मुझ पर नजर रखे हुए थे ना? क्यों भाई, तुम्हें तो मुझ पर नजर रखने के लिए छुपने की कोई जरूरत है ही नहीं। तुम तो ऐसे घर के सदस्य जैसे हो। नत्थू कुछ कह पाता, इतने में गोपी वहाँ आ जाता है। अरे गोपी भाई, आप यहाँ कैसे? दरअसल नत्थू को मैंने ही तुम पर नजर रखने को कहा था। मैं देखना चाहता था कि जो चीज मैं तुम्हारे लिए छोड़ कर गया था उसका इस्तेमाल तुम ठीक से कर रहे हो कि नहीं। बस फिर क्या था, सत्तू को सारी बातें समझ आ जाती है। असल में ये औषधि उगाने का उपाय सत्तू को एक किताब से आया था, जो कि गोपी जाते समय ले जाना भूल गया था, और उसी किताब से सत्तू ये सब काम कर रहा था। ओह, तो मैं अब समझा। वो किताब तुम भूल कर नहीं गए थे, बल्कि जानबूझकर छोड़कर गए थे ताकि मेरी मदद हो सके। हाँ सत्तू, तुमने सही पकड़ा। असल में मैं पास के ही गांव का सबसे अमीर व्यापारी हूँ, और जब मैंने तुम्हें देखा तो समझ गया कि अगर तुम्हें सही रास्ता दिखाया जाए
तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। बस फिर क्या था, मैंने नथु को अपने साथ शामिल कर लिया और उससे कहा कि वो तुम पर नजर रखे, ताकि कहीं तुम कोई गलती तो नहीं कर रहे। और वो किताब भूलना भी मेरी ही योजना का हिस्सा था। सत्तू को सब समझ आ जाता है। वह गोपी को गले लगा लेता है और बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तुमने भगवान बनकर मेरी मदद की है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। गोपी, सत्तू और नत्तू तीनों उन पौधों को शहर में बेचने जाते हैं और बेचकर खूब पैसे कमाते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अब सत्तू की शादी हो चुकी थी और माँ की तबीयत भी अब बिल्कुल ठीक थी। सब खुश थे। पापा की फोटो पर भी अब नई माला चढ़ी हुई थी और इसी तरह ये कहानी का खुशहाल अंत हो जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।